हमारे बहुत सारे किसान साथियों की गेहूं की फसल 40 दिन से लेके और 50 दिन के बीच की है। आज की वीडियो में हम इसी बात के बारे में चर्चा करेंगे कि 40 से 50 दिन के गेहूं में हम कैसे देखभाल करें, हमें कौन कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए। और मान लीजिए आपकी गेहूं अभी 40-50 दिन की हो गई है लेकिन कमज़ोर दिख रही है, कल्ले आपके पतले दिख रहे हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। तो पतले कमज़ोर पौधे की ग्रोथ को हम कैसे बढ़ाएं, हमें इन अवस्थाओं में किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे हम अपने फसल की देखभाल करें, एक संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं इन अवस्थाओं में क्या करना चाहिए। आमतौर पे अगर आपने अभी तक 40-50 दिन के बीच की आपकी फसल है, 40 दिन, 42 दिन, 45 दिन, 50 दिन, और अगर आपने अभी तक गेहूं में दूसरा पानी नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम करना है कि गेहूं की दूसरी सिंचाई आपको करनी होती है। जैसे हम खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके, उसी तरह से पानी की भी आवश्यकता पौधे को पड़ती है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है। तो सबसे पहली वरीयता आपको पानी पे ही देना है और आपको मिट्टी चेक करना है। अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे पिछले 1-2 दिन में बरसात हुई है, तो अगर हल्की बरसात हो गई है तो आप 2-4 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में बरसात हो गई है तो आप पानी कुछ दिन के बाद लगाइएगा। मतलब नमी की कमी ना होने देना है, बस यही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई कंपलसरी होता है कि आपको इतने दिन पे ही सिंचाई करना होता है। हालांकि पहला पानी आपको 20-25 दिन पे लगाना होता है, उसके बाद फसल की आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई करना होता है। अगर पानी की कमी पहले हो जाती है तो पानी, क्योंकि हमारे खेत जो होते हैं किसान साथियों, एक समान खेत नहीं होते हैं। कई जगह पे हल्की मिट्टी होती है, कई जगह पे भारी मिट्टी होती है। तो जो हल्की मिट्टी वाले खेत होते हैं, थोड़ा सा रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पे अगर आप हल्का सिंचाई भी कर देते हैं तो पानी लंबे समय तक बना रहता है। तो इन मतलब इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी है। तो पहले तो आपको सिंचाई करना है, उसके बाद आपको अंतिम यूरिया डालना होता है गेहूं की फसल में। जैसा कि मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया हुआ है, अंतिम यूरिया आपको वही 40-50 दिन के बीच में आप जब पानी लगा देते हैं उसके बाद देना होता है। हमेशा सिंचाई करने के बाद आपको यूरिया देना होता है। अगर आप यूरिया सही समय पे नहीं देंगे तो भी आपको नुकसान ही होगा, और आवश्यकता से ज़्यादा भी यूरिया आपको नहीं देना है। 1 एकड़ खेत में अगर हम यूरिया की मात्रा जाने, अंतिम यूरिया, तो वही 45 किलो यानी 1 बैग यूरिया आपको देना होता है। हालांकि जो वैरायटियाँ थोड़ा ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें आप 10-12 किलो यूरिया बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी वैरायटी है जैसे DBW 303 हो गया, 187 हो गया, या फिर कोई भी नई वैरायटियाँ जो आई हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं, इसके साथ साथ अगर आपने उसकी अगेती बुआई की हुई है तो ऐसी दशा में आपको उसमें यूरिया 10-12 किलो बढ़ा के देना है। अन्यथा सामान्य फसल में यूरिया 45 किलो के हिसाब से आपको पर एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब जैसा कि मैंने बोला था, मान लीजिए आपकी फसल 40-50 दिन की है, पौधे कमज़ोर आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो इन अवस्थाओं में आप क्या कर सकते हैं। पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ तरीके, हम यहाँ पे 2 तरीके आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप यूरिया के साथ जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करें तो थोड़ा बेहतर काम करता है। तो एक फार्मूला है जिसमें हम 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको वो तरीका भी बताया हुआ है, तो ये फार्मूला भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसमें हम पहली चीज़ तो इस्तेमाल करेंगे जिंक का। अगर आपने जिंक डाला हुआ है तो भी आप डाल सकते हैं। तो जिंक जो आती है 33% वाली, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 33% वाले जिंक का आपको मात्रा की बात की जाए तो वही आपको मात्रा लेनी है लगभग 700 ग्राम, मतलब 700 या 750 ग्राम अधिकतम मात्रा आपको लेनी है। तो जिंक सल्फेट 33% वाला भी डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलो मात्रा लेनी होती है। और एक जिंक और आती है जो चिलेटेड वाली होती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो 12% में आती है, एडिटिव जिंक जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा लेनी होती है। तीनों में से कोई भी आप जिंक लीजिएगा, अच्छे से
काम करती है, लेकिन हाँ चिलेटेड वाली थोड़ा ज़्यादा काम करती है। तो आपके हिसाब से आपको लेना है। जिंक हो गया, जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। कई बार जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे का विकास नहीं हो पाता है और जड़ों के विकास में भी बाधाएं आती हैं। तो जिंक भी आवश्यक तत्व होता है हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जिंक का पहले इस्तेमाल किया हुआ है तो मात्रा आप कुछ कम कर सकते हैं, तब आप 500 ग्राम मात्रा ले लीजिए अगर आप 33% वाला लेते हैं, और अगर आप 21% वाला लेते हैं तो 800 ग्राम ले लीजिए, और चिलेटेड वाला तो 100 ग्राम ही पर्याप्त रहेगा। तो एक तो जिंक हो गया। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको क्या लेना है, दूसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे में भोजन और अच्छे से बनता है, कल्ले के विकास में ये काफ़ी मदद करता है। जो छोटे पतले कमज़ोर कल्ले दिख रहे हैं उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, अब 40 से 50 दिन पे बहुत ज़्यादा नए कल्ले का विकास नहीं होगा। हालांकि 40-45 दिन तक कल्ले निकल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अभी जो कल्ले निकल चुके हैं उनकी अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए। जो आपके कल्ले, क्योंकि कल्ले सभी एक समान नहीं आते हैं, कुछ कल्ले पहले आते हैं वो बड़े हो जाते हैं, बाद वाले छोटे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो छोटे पतले कमज़ोर कल्ले हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो सके तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए। 1 किलो के आसपास इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्षमता भी बढ़ती है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो दूसरा चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये सारी चीज़ें आपको स्प्रे विधि से डालना है, पर एकड़ के हिसाब से हम यहाँ पे मात्रा बता रहे हैं। तो फेरस सल्फेट से आमतौर पे होता क्या है, लौह तत्व की पूर्ति होती है पौधे में। ये क्या करता है कि तने को भी मजबूत करता है। पौधे में आपके क्लोरोफिल के निर्माण में फेरस सल्फेट का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो हरापन जो आता है इसी के कारण आता है। तो अच्छे से हरियाली आएगी, अच्छे से पौधे, जब हरापन पौधे में रहेगा तो पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा। बहुत सारे ये भी काम करता है। तो फेरस सल्फेट आपको कितना लेना है, 500 ग्राम। तो तीसरा चीज़ हो गया फेरस सल्फेट। चौथी चीज़ आपको इसके साथ मिलाना चाहिए मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो आता है इसकी आपको 250 ग्राम का इस्तेमाल करना है मात्रा। इसके इस्तेमाल सभी पौधे में हरापन आएगा, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार आपको दिखाई देगी, अच्छे कल्ले का फुटाव आपको दिखाई देगा। तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। और पाँचवीं चीज़ आपको इस्तेमाल करना है दानेदार यूरिया। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना मान लीजिए फसल में पीलापन है तो 2-3 किलो, अन्यथा 1-2 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, जिंक हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, इसके साथ साथ आपका फेरस सल्फेट हो गया और दानेदार यूरिया हो गया। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। इसका आपको स्प्रे कर देना है। इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। 6-7 तत्व आपके पौधे को मिल जाएंगे, जिससे आपके पौधे में अच्छी, कई बार इनकी कमी से भी पौधे छोटे बौने रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल आप पहले पानी के बाद से भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल अभी 20-25 दिन, 30 दिन की है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोटे तौर पे 25 दिन से लेकर और 50 दिन के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। हालांकि बाली निकलने से पहले तक आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपको करनी चाहिए। अगर आपने कभी भी नहीं डाला है तो आपको एक बार डालना अवश्य है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप पूरे खेत में डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में गेहूँ लगाया हुआ है या जितने भी एरिया में लगाया हुआ है तो आधे में डालिए, आधे में मत डालिए, आपको डिफरेंस अवश्य नज़र आएगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि हाँ आपको इकट्ठा सब में इस्तेमाल करना है। आप कुछ मात्रा डालिए और कुछ खेत को छोड़ दीजिए तो आपको जो फ़र्क है साफ नज़र आएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप यूरिया डालते हैं तो एक चीज़ आप और डाल सकते हैं यूरिया के साथ। ये जो स्प्रे है आप 2-4 दिन बाद जब आप यूरिया डालें उसके 2-4 दिन बाद या 2-4 दिन पहले आप डाल सकते हैं स्प्रे। मतलब 4-5 दिन का गैप कई खादों के बीच में आपको रखना चाहिए, लगातार कोई खादें नहीं डालनी चाहिए। और जब आप यूरिया डालते हैं दूसरा पानी लगाने के बाद तो उस यूरिया के साथ आप इस्तेमाल करिए ह्यूमिक एसिड का। ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। हालांकि इसका इस्तेमाल भी पहले पानी के बाद करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप डाल सकते हैं। पहले पानी के बाद डालने से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके इस्तेमाल से पौधे में क्या होता है कि जड़ विकास बेहतर तरीके से होती है। ये अघुलनशील तत्व को घुलनशील करने का भी काम करता है। कई बार मिट्टी में हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं। अघुलनशील तत्व हमारे पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं।
तो जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वही अघुलनशील तत्व जो आपके मिट्टी में पड़े हैं, मौजूद हैं, लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे थे, उसको दोबारा से पौधे के लिए ह्यूमिक एसिड घुलनशील बनाएगा, जिससे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जिसमें फ्लोविक एसिड भी होता है। फ्लोविक एसिड से काम क्या होता है कि वो जैविक रूप से काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो फ्लोविक एसिड जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं उसी के साथ मिला के दूसरे पानी के बाद डाल सकते हैं और पहले पानी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कैसे आपको ग्रोथ बढ़ानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।